किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने और हटाने का प्रावधान कैसे होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, हमने क्या कहा कि कोई भी जाति है, कोई भी जाति है और क्या है, कोई भी जनजाति है, जनजाति है, तो इन दोनों को कैसे अनुसूचित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इन्हें कैसे अनुसूचित किया जाएगा? ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, ऐसे क्या प्रावधान हैं जिसके तहत किसी भी जाति को अनुसूचित किया जा सकता है या किसी भी जनजाति को अनुसूचित किया जा सकता है या फिर जो उस अनुसूची में शामिल हैं उन्हें हटाया जा सकता है। ये हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखना है। तो आप सबने पढ़ा है, एक प्रारंभ की प्रक्रिया दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि कहां से प्रारंभ होता है, ये राज्यों से प्रारंभ होता है। इसको हम आगे थोड़े से बेहतर तरीके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, एक समझ विकसित हो जाए कि किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति या किसी भी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए या सूचित हटाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो सदैव यह प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जाती है। अब देखिए, जो सामान्यतः आप पढ़ते हो तो आपको दो आर्टिकल देखने के लिए मिलता है। अगर दो आर्टिकल कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, मैं बात करूं अगर अनुसूचित जाति के लिए, तो आपने देखा होगा 366 क्लॉज 24। अगर हम एसटी के लिए बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करते हैं, तो 366 क्लॉज 25, ये दो आर्टिकल देखने के लिए मिलते हैं। और वहां साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लोग, ऐसे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चिन्हित किया जाएगा, केवल इतनी बात कही गई है। और अगर उसके आगे जाओगे 341 और 342 में, तो वहां क्या कहा गया है कि राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समूह घोषित कर सकता है। केवल इतनी सी बात कही गई है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या, भीतर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हमको ये समझना है। तो इस प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है बेटा जी? राज्य सरकार से होता है। ठीक, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा सदैव यह निर्णय राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि किस जाति समूह को सूची में शामिल करना है या हटाना है। मतलब सिफारिश कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है, लेकिन इसका जो मुखिया है कौन है वहां राज्य में? राज्यपाल है। तो ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोई एक्स जाति या जनजाति है, मैंने कहा एक्स क्या है? शेड्यूल ट्राइब है या ट्राइब है। अभी तो फिलहाल क्या है? ट्राइब है। एक एक्स क्या है? एक क्या है? जनजाति है। अब किसी राज्य को लगता है कि इस जनजाति को हमें क्या करना चाहिए, हमें अनुसूची में शामिल करवाना चाहिए, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलवाना चाहिए। तो क्या करेगा राज्य सरकार क्या करेगा? एक प्रस्ताव बनाएगी। प्रस्ताव बनाएगी। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार बनाएगी। और राज्य सरकार प्रस्ताव बनाने के पास किसे भेज देगी? राज्यपाल को भेज देगी। राज्यपाल के पास भेज दिया। अब जो ये राज्यपाल महोदय हैं बेटा जी, जो ये राज्यपाल महोदय हैं, वो क्या करेंगे? इस प्रस्ताव को भारत के राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, महामहिम के पास भेज देंगे। हालांकि हमारे संवैधानिक अनुच्छेदों में केवल दो ही बातों का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की अनुशंसा पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी जाति समूह को हटाने या शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और किसकी अनुशंसा पे करता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा पे करता है। केवल इतनी सी बात कही गई है। लेकिन इसके बीच बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो हम समझते हैं। कि हमने क्या कहा कि जो राज्य सरकार होगा वो क्या करेगी? राज्य सरकार क्या करेगी? एक प्रस्ताव बना के राज्यपाल के पास भेजेगी और राज्यपाल फिर क्या करेगा? उसे राष्ट्रपति के पास भेज देगा। इसके बाद क्या होता है? जो सरकार होता है, राष्ट्रपति जो होता है, इसे भारत सरकार के पास भेजती है। भारत सरकार के पास भेजती है। और जो भारत सरकार होती है बेटा जी आपकी, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, उसके दो विभाग होते हैं इंपॉर्टेंट, जो वो क्या करती है? राज्यपाल के माध्यम से, एक आपने देखा होगा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय है, उनके पास चला गया वहां से।
हालांकि राष्ट्रपति के पास पहले जाएगा, फिर वहां सरकार के पास जाएगा, सरकार से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के पास आएगा, और मंत्रालय क्या करेगा, इस पर विस्तृत अध्ययन करेगा। और जो यहां आपको एक इंपॉर्टेंट विषय दिख रहा है वो क्या है, भारत के महापंजीयक और केंद्रीय एससी और एसटी आयोग के पास भेज देगा। भारत सरकार के जनसंख्या विभाग में आप जाओगे, वहां एक भारत का महापंजीयक एक क्या है, एक पद होता है, जो जनजातीय मामलों के मंत्री होते हैं। उस प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद इसके पास भेज देते हैं, किसके पास, भारत के महापंजीयक के पास भेज देते हैं। वो अपने आधार पर ये तय करते हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी है, क्या इनकी जनसंख्या दर घट रही है, स्थिर है, कितने में तीव्र वृद्धि हो रही है, इनमें कितने लोगों के पास रोजगार है। तमाम तरह के जो आर्थिक सामाजिक पैमाने होते हैं, उस पैमानों पर कौन चर्चा करता है, आपके महापंजीयक चर्चा करते हैं। और महापंजीयक चर्चा करने के बाद अगर हम जाति समूह की बात कर रहे हैं तो एससी आयोग के पास, और अगर हम जनजातीय समूह की बात कर रहे हैं तो एसटी आयोग के पास भेज देंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, फिर अपने अपने क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद ये क्या करेंगे, ये सारी जानकारी किसको पास भेज देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज देंगे। अब मंत्रिमंडल उस पर चर्चा करके क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा, और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, राष्ट्रपति तय कर देंगे कि उन्हें क्या करना है, संशोधन करना है कि नहीं करना है, उन्हें शामिल करना है कि नहीं करना है। अगर शामिल करना है तो क्या होगा, एक संशोधन एक संवैधानिक आधार होता है 361 क्लॉज 4, आपको बताया था मैंने, किसके लिए होता है, एससी के लिए होता है, और 341 ये भी इसके थे। इन दोनों को मिलाकर के क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या, चलिए ठीक है ना। तो हमने क्या कहा यहां पे बेटा जी, हमने क्या कहा, दो बातें समझी कि अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, यहां हम लिखा सबसे पहले राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार ने क्या बनाया, एक प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव किसके पास भेजा, राज्यपाल महोदय के पास भेजा। राज्यपाल ने किसके पास भेज दिया, भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार, और भारत सरकार में भी कहें तो किसके पास भेज दिया, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास भेज दिया। अब आप वहां अगर जाएंगे, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास जाएंगे, तो वहां से ये मंत्रालय से ये समझ लीजिए कहां आ गया, मंत्रालय में आ गया। और मंत्रालय के बाद ये कहां चला गया, भारत के महापंजीयक के पास चला गया। और महापंजीयक के पश्चात ये किसके पास आ गया बेटा जी, तो ये एससी आयोग के पास आ गया। एससी आयोग के पास आ गया। एससी आयोग से फिर किसके पास आया, मंत्रिमंडल के पास आ गया। और मंत्रिमंडल की अनुमति के पश्चात या उनके विवेक के पश्चात किसके पास आ गया, राष्ट्रपति जी महोदय के पास आ गया। और अगर राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर दिया, उसे स्वीकृति प्रदान कर दी, तो आपके अनुच्छेद 366(24) और 341 के तहत क्या किया जाएगा, उस जाति समूह को या तो शामिल कर लिया जाएगा या तो बाहर कर दिया जाएगा। यह सामान्य सी प्रक्रिया है, देखने में इतनी लंबी लगती है, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि भारत में किसी जाति समूह को शामिल करने या निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और वह किसके विवेक पर करता है, तो वह राज्यपाल के विवेक पर करता है। अभी तक पीएससी इतने डिटेल में उसने प्रश्न नहीं पूछे हैं, फिर भी हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, उसे हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है, या उन्हें उस तरह से क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। अगर आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई हो तो फटाफट बताएंगे ताकि हम लोग आगे चलें। बताइए, आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई क्या बेटा जी? बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको आ गया हो तो कमेंट करके बताएंगे। लगातार, मैंने कल भी आपसे कहा था कि लगातार आप चर्चा करते रहेंगे तो पढ़ने में आपको भी मजा आएगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। अगर आपको समझ में आ गया है, चलिए, समझ में आ गया है
आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है बताइएगा। केवल दो आपको यहाँ पे दो आर्टिकल याद रखने हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था 366-24 और 366-25, ये एक SC के लिए एक ST के लिए है, और 341 और 342 ये दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं। ये आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा डिटेल में जाता है PSC और पूछता है इसके लिए कोई नियम लाया गया था क्या शामिल करने के लिए, जो हम ये प्रक्रिया पढ़ रहे हैं इसके लिए कोई नियम लाया गया था? तो हाँ बेटा जी, बिल्कुल लाया गया था, जिसे कहते हैं, मैं आपको नियम का नाम लिख दे रहा हूं। भारत सरकार द्वारा 1950 में एक नियम लाया गया था जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति संशोधन नियम 1950। ठीक। और अगर हम ST के लिए बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति संशोधन नियम 1950। ये दो नियम बनाए गए थे। ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हो, इन्हीं दोनों नियमों के तहत हमें देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से नियम बेटा जी? तो अनुसूचित जाति संशोधन नियम 1950 या फिर अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1950। अगर जाति के लिए तो जाति में जो प्रक्रिया दी गई हैं, और जो जनजाति की बात करता है तो जनजाति नियम में जो बात कही गई है उनमें हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, और हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे संवैधानिक प्रक्रिया हो जाती है समाप्त। जब आखिरी दिन होगा, जैसे आप लोगों के 7 दिन के क्या है, फ्री डेमो क्लासेस हैं, जो आखिरी दिन होगा, 7वां दिन होगा, वहां हम क्या करेंगे, वहां हम हर टॉपिक के प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि आपको जो मैंने पढ़ाया है क्या आपको वो समझ में आया है, क्या आप वो पढ़ पा रहे हैं, क्या उसमें से प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जो आखिरी दिन होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो जो टॉपिक हमने कवर किया है उन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन उनके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमको जननांकी पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में दिया तो नहीं हुआ है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो कहीं भी जननांकी दिया नहीं हुआ है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह शामिल है। अगर आप भूगोल वाले चैप्टर में जाते हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल, वहां पे भी दिया हुआ है, और जननांकी में भी गाहे बगाहे इसके क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा आने के प्रश्नों की संभावना जो होती है वो जननांकी से ही होती है। इसलिए क्या करना है, हमें जननांकी के विषय में समझना है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की जननांकी के विषय में कौन कौन से तथ्य हमें जनगणना में उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो अगर आपको पता होगा, मैंने पहले भी ये बताया था आप लोगों को, कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, कि कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आपने पढ़ा होगा 809, लगभग 7 करोड़ प्लस क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है ना? 7 करोड़ प्लस मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। अगर आप जनसंख्या के आधार पे पूछे कि मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको देखने को मिलेगा कि 6ठा स्थान है। लेकिन ये जो था, ये 2011 की जनगणना के अनुसार था, और आपको पता है कि 2014 में क्या हुआ, एक नया राज्य बनकर तैयार हुआ, कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना बनने के पश्चात जो आंध्र प्रदेश था उसकी पॉपुलेशन डिवाइड हो गई, तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आ गया? 5th पोजीशन पे आ गया। अब ध्यान रखिएगा, जब ये प्रश्न आएगा तो उसमें अगर मेंशन करके आ रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत के कौन से नंबर का राज्य है, या फिर जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश भारत के जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर का राज्य है, तब तो आप 6ठा ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपके प्रश्न पत्र पर मेंशन करके आता है, लिखा हुआ आता है कि तेलंगाना राज्य के गठन होने के पश्चात मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है, तो आप क्या लगाओगे? 5वां लगाओगे। समझ गए? अब हमने बताया आपको कि जो आपको मैंने बताया कि 7 करोड़
जो जनसंख्या है 7 करोड़ जो प्लस जनसंख्या है उसमें से 21.1% जो हिस्सा है वो किसका है? मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय का है। किसका है? जनजातीय समुदाय का है। यहां पे हम ध्यान देंगे थोड़ा सा कि मैंने क्या कहा, जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी है उसका 21.1% हिस्सा किसका है? अनुसूचित जनजाति समूह का है। ठीक है ना। और जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर मध्य प्रदेश क्या है? पहला राज्य है। ठीक है ना। मतलब मध्य प्रदेश से ज्यादा किसी और राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं। जब जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है हमें कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है या राज्य है। लेकिन अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं, परसेंटेज के आधार पर बात करते हैं, तो कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने का। कल मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज और जनसंख्या में क्या फर्क होता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है, और अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपको अलग अलग किताबें मिलती हैं। अलग अलग किताबों में मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या के लिए अलग अलग संख्याएं मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1976 में 1976 में जो मध्य प्रदेश में जो चिन्हांकन किया गया था जनजातियों का, उस समय पे कितनी थी? 46 थी। कितनी थी? 46 थी। 46 अनुसूचित जनजाति समूह मध्य प्रदेश में निवास कर रहे थे। कितने निवास कर रहे थे? 46 निवास कर रहे थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं, तो कितनी है? 43 है। अब आप ध्यान देंगे आपके पेपर में प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर वो आपके पेपर में प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी जनजातीय समूह निवास कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 43 होगा। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है कि पूर्व में कितनी थी, तो 46 थी। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जो मैंने आपको लिए ये लगा रखा है, ये मध्य प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का क्या है? नोटिफिकेशन है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं कोई ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसमें क्या होगा, जिसमें अंतर होगा, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कोई सरकारी आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि अगर पेपर में कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको उसके लिए क्या करना है, कोई ऐसी बात तानी सरकार के सामने या आयोग के सामने कोई पक्ष रखना है अपना, तो आप इस तरह के सरकारी पत्रों का ही प्रयोग कर सकते हो जो मध्य प्रदेश सरकार कह रही है। तो क्या हुआ कि 8 जनवरी 2003 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश के 3 अनुसूचित जनजाति समूह मीना, पारधी और कीर को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। तो मैंने क्या कहा कि 1976 में, 1976 में कितनी ट्राइब्स थी? 46 ट्राइब थी। ठीक। लेकिन 8 जनवरी 1900 सॉरी 8 जनवरी 2003 को 8 जनवरी 2003 को 3 ट्राइब्स को क्या कर दिया गया? अनुसूचित जनजाति की समूह से बाहर कर दिया गया। और उसमें कौन कौन सी शामिल है बेटा जी? इसमें मीना, पारधी और कीर शामिल थी, और तीनों भोपाल संभाग में क्या है? शामिल हैं। ये पीडीएफ जब आप लोगों को मिलेगी तो आप जूम करके अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है बेटा जी, साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 8 जनवरी 2003 को यह अधिसूचित किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 3 अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः, इनका नंबर भी दिया हुआ है, 21 नंबर पे थी, 32 नंबर पे थी और 39 नंबर पे थी, इनका नाम अंकित था, उन्हें क्या किया जा रहा है? विलोपित किया जा रहा है। और ये कहां कहां मिलती हैं ये भी लिखा है। मैं इसको बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में या याद करने में आसानी हो। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि कीर, जो कीर जनजाति है, कीर जनजाति है, वो कहां कहां निवास कर रही थी? तो आपको वो भोपाल, रायसेन, विदिशा कहां मिलेगी? जो कीर जनजाति है, जिसे क्या किया गया है? बाहर किया गया है, वो उसका निवास क्षेत्र किन स्थानों पे था? तो भोपाल, रायसेन और विदिशा क्षेत्रों में था। अगर हम मीना की बात करते हैं, मीना जनजाति की बात करते हैं, तो आपको ये केवल कहां मिलेगी? विदिशा के सिरोंज में। विदिशा के कहां मिलेगी? सिरोंज में मिलेगी। विदिशा के सिरोंज में मिलेगी आपको ये। और अगर हम तीसरे जनजाति की बात करते हैं, जो आपकी कौन सी है? पारधी है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कौन सी है? पारधी है। तो पारधी का निवास क्षेत्र क्या क्या है? भोपाल,
रायसेन और विदिशा। ये बताने का मतलब है कि हो सकता है आपसे पूछ दे कि पारधी जो जनजाति है, पारधी जो जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, या पारधी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती थी, किन जिलों में पाई जाती थी जिन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो कब बाहर किया गया है? 8 जनवरी 2003 को बाहर किया गया है। कितनी ट्राइब्स को बाहर किया गया है? तो 3 ट्राइब्स को बाहर किया गया है। मीना कीर पारधी को किया गया है। वर्तमान में कितने जनजातीय समूह मध्य प्रदेश में निवास करते हैं? तो 43 करते हैं, ठीक है ना। जबकि मध्य प्रदेश की अभी भी, मध्य प्रदेश सरकार की खुद की अभी बहुत सारी ऐसी साइड हैं, ऐसे पत्र लेखन हैं, या ऐसे ऐसे उनके पत्र मिलते हैं जहां पे उन्होंने 46 जनजातियों का क्या किया है, चिन्हांकन किया है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप 43 पर ही दिमाग लगाएंगे, केवल 43 को ही याद करेंगे, किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में 46 नहीं लगाएंगे। जब आपके पास 46 ऑप्शन में नहीं होगा, या सॉरी 43 नहीं होगा, तब जाके आप 46 की तरफ मूव करेंगे। तो आपका पहला आंसर क्या होगा? 43 होगा। बताइए आपको यहां तक समझ में आया क्या? आपको ये समस्या सुलझी क्या आपकी? अगर समझ गए तो फटाफट, अगर समझ गए तो आप लोग फटाफट बताइएगा। याद रखिएगा मीना जो है केवल और केवल कहां मिलती है आपको? विदिशा में मिलती है। यहां तक कोई समस्या है क्या? अगर ये आपको समझ में आ गया है बेटा जी तो आप बताते रहेंगे। मैंने कहा है आप लोगों को कि आप लगातार क्या करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तो मुझे समझाने में आपको बड़ी आसानी होगी, बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फटाफट बताएंगे ताकि हम आगे की तरफ चल सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको क्या दिखाया, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं कहीं पे खुद के ही जो आदेश हैं, निर्णय हैं, उनका पालन नहीं कर पाती है। अब देखिए इसका सुंदर सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको जो अभी ये दिखाया है, मैंने जो आपको अभी ये दिखाया है, ये क्या है? ये मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का क्या है? नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। और देखिए कब जारी हुआ है? ये अभी हाल फिलहाल का जारी हुआ है, दिनांक 2 सितंबर 2016 को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। क्या दिया है? स्पष्टीकरण दिया है। और स्पष्टीकरण क्या था? बेसिकली ये कहा गया था, इस जो ये पत्र है मैं आपको बता रहा हूं किस संदर्भ में पत्र आया था। ये कहा गया था कि अब से इन तीनों समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो पूर्व में जिनको मिल रहा है उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी। केवल उसके लिए ये प्रावधान था। लेकिन इसके जैसे ही हम अगले स्लाइड पे जाते हैं, एक हास्यास्पद बात देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार का जो ये रिपोर्ट है, ये 2023 की रिपोर्ट है, ये 2023 की रिपोर्ट है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार स्वयं बता रही है कि हमारे यहाँ कितनी जनजातियां मिलती हैं? 16 जनजातियां मिलती हैं, 16 अनुसूचित जनजातियां मिलती हैं। अब देखिए ये कितना दुर्भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने ही रिकॉर्ड को चेक नहीं करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लगाइएगा। अगर कभी अभी कभी आपसे गलती हो गई, आपको लगाना तो 43 ही है, लेकिन किसी कारणवश आपसे गलती से 46 लग जाता है, उस कंडीशन में आप इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो लगा सकते हैं 46 वाले। पर आपके लिए आंसर क्या होगा? बेसिकली 43 होगा। आपका पहला आंसर 43 है। अगर गलती हो जाती है तब आप इस तरह की जानकारियां लगा सकते हैं जिसमें 16 जनजातियों को शामिल किया गया है, सॉरी 46 जनजातियों को शामिल किया गया है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक मैप दिखाया है, यह समझाने के लिए कि आप समझ पाएं कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं यह किस क्षेत्र में, किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये देखिए ये भी मध्य प्रदेश सरकार का मैप है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार का मैप है, और ये भी गलत दिया हुआ है मैप। सोचिए सोचिए आपकी ये मंडला जो है, इन्होंने बता दिया कि ये किससे टच नहीं करता है, ये छत्तीसगढ़ से टच नहीं करता है। ये समस्या है मध्य प्रदेश सरकार में एक, कि वो लगातार अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी उनके मानचित्र हैं, उनको अपडेट नहीं कर पा रही है। तो एक समस्या को सुलझाना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मध्य प्रदेश के फैक्ट जो होते हैं आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि सरकार के अलग अलग डॉक्यूमेंट में भी क्या मिलते हैं आपको? अलग अलग मिलते हैं।
ठीक है ना। तो देखिए जो आपको ये गहरे हरे रंग के दिख रहे हैं, जिले दिख रहे हैं, जितने जिले दिख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि वहां जो जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कैसी है, वो आपको कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो हैं ये आपको जो दिख रहे हैं हरे कलर के, जैसे आपको मंडला हो गया, शिवनी हो गई, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, क्या हो गया ये आपका आपका खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, धार हो गया, झाबुआ और अलीराजपुर हो गए। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं, इनकी जनसंख्या जो है कैसे कह रही है कि 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले ये जिले हैं जहां जनजातियां निवास करती हैं। तो ये एक मैप है, आप इसको बाद में देख सकते हैं। हालांकि इस तरह के मैप आपके मेंस में ज्यादा काम आएंगे। अब एक और बात देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं एक ही रिपोर्ट से लिए गए हैं, एक ही रिपोर्ट है दोनों की। यहां पे 46 जनजातियां लिखी हुई हैं, ठीक। और आगे आप जाएंगे तो यहां कितने विधिवत तरीके से लिखा है, विभाग के 43 जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। विभाग प्रदेश के 43 जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये मध्य प्रदेश सरकार है हमारी, इतना बेहतर काम कर रहे हैं, अपने एक ही रिपोर्ट को सही नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो अपना। तो देखिए हमें ये देखना है कि जनजाति समूह मध्य प्रदेश में कौन सा जनजाति समूह जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है भील जनजातीय समूह आता है। कौन सा समूह आता है, भील जनजातीय समूह आता है। फिर आपका आता है, इसमें गौड़ लिखा हुआ है, जबकि सही आंसर क्या होगा, गौड़ होगा। उसके बाद गौड़ आते हैं, भील की बात करते हैं तो 39.08% है, 39.08% पाए जाते हैं। कुल जनजातीय जनसंख्या में जो 39.08% है वो कौन है, भील समुदाय के लोग हैं। गौड़ समुदाय के लोग कितने हैं, 33.25% हैं। उसके बाद कोल जनजाति आती है, जो कोल जनजाति आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। जबकि भील आपको कहां मिलेगी, पश्चिमी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे गोंड है आपके, तो ये दक्षिण पूर्व में देखने के लिए मिल जाएगी। कोरगू आपको दक्षिण में देखने के लिए मिल जाएगी, और उसकी जनसंख्या कितनी है, 4.77 है। सहरिया कितनी है, 4.01 है। बैगा है आपका 2.71, और भारिया है 1.26। बाकी सब जो हैं वो इनसे कम प्रतिशत में पाई जाती हैं। अब मैंने आपसे कल भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो लगातार आपसे आरोही और अवरोही क्रम में क्या पूछ रहा है, प्रश्नों को पूछ रहा है। तो हमारे लिए जो ये प्रारंभ के 5 हैं, कौन कौन से, भील, गोंड, कोल, कुरकू और सहरिया, इनका नंबरिंग याद रखना। परसेंटेज तो अगर आप भूल भी जाओगे एक बार तो हो सकता है काम चल जाए, क्योंकि परसेंटेज पूछने के चांसेस कम है, लेकिन इनका क्रम याद होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इसमें, भाग को कोष, ये हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं होता। जब भी ऐसे कोई ट्रिक बताई जाती है उसका कोई लॉजिक नहीं होता, याद करने का तरीका होता है। याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना। तब तो आपको सामान्य तरीके से याद करना पड़ेगा। तो ये भा से क्या हो गया, भील हो गया। ग से क्या हो गया, गोंड हो गया। को से क्या हो गया, कोल हो गया। इस वाले क से क्या हो गया, कुरकू हो गया। और स से क्या हो गया, सहरिया हो गया। ठीक। तो एक तरह से ये तरीका याद करने का, हालांकि आप इसके बिना भी याद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्रिक बहुत अच्छी बना दी है मैंने कि वाह सर आपने क्या ट्रिक इजाद कर दी है, इससे सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बताने का तरीका होता है ताकि आपको आसानी हो थोड़ी सी याद करने में। तो क्या होगा, पहले भील ट्राइब है, फिर गोंड ट्राइब है, फिर कोल है, फिर कुरकू है, फिर सहरिया है, फिर भैगा है, फिर भारिया है। यहाँ पे हमने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं तो हमको ये देखने के लिए मिलता है कि प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले। अब यहां जब लिखा हुआ है तो बात यहां पे किसकी है, जनसंख्या की है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें मिलेगा आपको धार, बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा। मैंने क्या कहा, धार है, धार पहले नंबर पे आता है, बड़वानी दूसरे नंबर पे आता है, झाबुआ
तीसरे नंबर पे आता है और छिंदवाड़ा कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। ये सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। कैसे डिस्ट्रिक्ट है बेटा जी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या है ये राज्य हैं, ठीक, सॉरी जिले हैं। आगे चलते हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि न्यूनतम कौन सा है। जैसे हमने अधिकतम देख लिया जनसंख्या के आधार पे, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो भिंड है, दतिया है, मुरैना है और मंदसौर है। तो देखिए कितना बेहतर दिया हुआ है। अगर आप मैप देखोगे मध्य प्रदेश का, ठीक है, अगर आप मैप देखोगे तो आपको सारे इसी लाइन मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक। फिर आप यहां चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा मंदसौर मिल जाएगा, ऐसे करके आ जाओगे तो आपको कितना आसान है याद करना। जब आपको इस तरह से नया याद हो तो आप क्या करें, मैप बना के प्रयास करें याद करने के लिए। तो मैंने कहा भिंड हो गया, दतिया हो गया, मुरैना हो गया और मंदसौर हो गया, ठीक है ना। कौन कौन सा हो गया, भिंड, दतिया, मुरैना और मंदसौर हो गया, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। जबकि हम अधिकतम की जब बात कर रहे थे तो कौन कौन से थे, धार, बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा थे। ऐसे चार चार जिले आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि आपको जब आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्न देता है या पूछता है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है या फिर न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, तो आप उसका आंसर सही कर सकें, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग बेटा जी। तो देखिए अब हमने क्या कहा, अभी हमने देखा जनसंख्या के आधार पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है उनकी, अनुसूचित जनजातियों की। अब ये कह रहा है परसेंटेज कितना है, ठीक है ना। और टोटल एमपी का परसेंटेज कितना है, 21.1% है। ये तो हमने देख लिया है, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। हमें ये देखना है कि परसेंटेज मतलब अगर प्रदेश की या जिले की कुल जनसंख्या 100 है, उसमें से कितने प्रतिशत कौन है, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो जनजाति प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है आपका, अलीराजपुर आता है 89% के साथ, फिर झाबुआ है 87% के साथ, फिर बड़वानी है 69% के आसपास और डिंडोरी है 64% के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका नीमच हो गया, नीमच से आप ऐसे नीचे आए तो यहां आपको मिलेगा झाबुआ, झाबुआ के नीचे क्या मिलेगा, अलीराजपुर, अलीराजपुर के नीचे क्या मिलेगा, बड़वानी। तो ये तीनों जो हैं ये ट्राइबल बेल्ट के इलाके हैं और तीनों कौन से हैं, भील जनजाति बाहुल्य हैं। और डिंडोरी आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से मिल जाएगा, जहां कौन से मिलेंगे, मुख्यतः बैगा और गोंड मिल जाएंगे। समझ में आया। तो मैंने क्या कहा कि जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाले, परसेंटेज वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज वाले क्या हैं, जिले हैं, वो कौन कौन से हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और डिंडोरी हैं बेटा जी। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमको मिनिमम भी तो देखना पड़ेगा, सबसे कम भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे कम जो जनसंख्या हमें देखने के लिए मिलती है परसेंटेज के आधार पर कौन सी है, भिंड है, 0.4% है वहां पे जनसंख्या है। अगर हम बात करते हैं प्रदेश में, प्रदेश के जो 22 जिले हैं, 22 जिले हैं, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या का अनुपात जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या अनुपात से अधिक है। अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। मैंने कहा कि प्रदेश में 21.1% टोटल पॉपुलेशन का अनुपात है, किसका, एसटी का है। तो प्रदेश के 22 जिले, 22 जिले ऐसे हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो 21% से क्या हैं, प्लस हैं। ये आपका ये कह रहा है। अगर आपसे पूछता है कि प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदेश की औसत से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं प्रतिशत के आधार पर, तो कितने हो जाएंगे आपके, 22 जिले हो जाएंगे, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी। तो हमने क्या देख लिया, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जिले, जनसंख्या के आधार पर जिलों का क्रम देख लिया, मैक्सिमम और मिनिमम, सर्वाधिक और न्यूनतम। फिर हमने प्रतिशत के आधार पर भी देख लिया, सर्वाधिक और मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है ना। और फिर हमने देख लिया कि कितने ऐसे जिले हैं जो राज्य के औसत से क्या हैं, ज्यादा वाले हैं अनुसूचित जनजातीय समूह के परिप्रेक्ष्य में। ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग बताते चलेंगे। मैंने आपसे कहा है कि लगातार आप चर्चा करते चलेंगे, ताकि आपको, मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लगातार आप लोग बताते चलेंगे। चलिए बेटा जी फटाफट बताइए।
चलिए और मैंने आपसे कल ही कहा था कि अब जो हम क्लास लेंगे उसमें प्रीलिम्स के फैक्टर ज्यादा होंगे, फैक्ट ज्यादा होंगे, लगातार हम फैक्ट पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी किसी कॉपी में नोट डाउन करना है। जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं जनजाति की, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लगातार अपनी क्लास में ही नोट्स बनाते चलें ताकि उनको याद करने में आसानी हो। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने जिस किताब में पढ़ा है, जिस कॉपी से पढ़ा है, उसी कॉपी को अपडेट करते चलेंगे। लेकिन बेटा लिखते जरूर चलेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको लिखने में दिक्कत होगी। हालांकि आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आप अगर क्लास में लिखते हो तो ज्यादा आपको याद रहता है। ठीक है ना। चलिए अब हमें देखते हैं साक्षरता की स्थिति कैसी है मध्य प्रदेश में। किसकी स्थिति कैसी है, साक्षरता की स्थिति कैसी है मध्य प्रदेश में, किसके परिप्रेक्ष्य में, जनजातीय समुदाय के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करते हैं प्रदेश में कुल एसटी साक्षरता, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश में, वो कितना है, 50.55% है। 50.55% क्या है, टोटल लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदाय का। अगर बात करते हैं उसमें पुरुषों में कितनी साक्षरता है, तो कितनी है, 59.55। अगर हम महिलाओं में बात करते हैं कितनी है, तो 41.49। अब कितनी अच्छी बात कही गई है। अगर आपको याद करना है पुरुषों में, तो मैंने कहा एवरेज कितना है, 50 है। पुरुषों में कितनी, मेल में कितनी है, तो +9, तो कितना हो गया, 59। फीमेल में कितना है, तो -9, तो कितना हो गया, 41 हो गया। तो याद करना कितना आसान हो गया। औसत कितना है, 50.55 है, और उसमें 9 जोड़ दो तो 59.55 क्या मिल जाएगा, पुरुषों को मिल जाएगा, और माइनस करना है तो 41.49 कर दो, महिलाओं को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में जो एसटी समुदाय की साक्षरता है वो कितनी है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी 49.3 मिल जाएगी। नगरीय क्षेत्र में कितनी मिल जाएगी, 46 में 46.7 मिल जाएगी। सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है। ये आप याद रखिएगा कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा क्या है, उनकी लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वो कौन से हो जाएंगे, आपके बालाघाट के जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा शिक्षित हैं। और सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है, प्रधान जनजाति है। कौन सी है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं आपको उसके बारे में इंगित कर दे रहा हूं। ठीक है ना। एक तो प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है आपको ये पता होना चाहिए। पुरुष याद कर सकते हैं आप लोग, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, ग्रामीण और शहरी छोड़ सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जनजाति समुदाय में और सर्वाधिक साक्षर जनजाति, तो आप ये दो फैक्टर छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें, आपको नहीं याद करना है या ज्यादा लग रहा है आपको, तो आप ये दो छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे क्या करने पड़ेंगे, सारे ही क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समूह का या अनुसूचित जनजाति समूह की जो कुल साक्षरता है वो कितनी है, 50.55% है, 50% के आसपास है। जबकि पुरुषों में कितनी है, तो 59.55% है। अगर मैं फीमेल में बात करता हूं, महिलाओं में बात करता हूं, तो 41.49 है, 41.49% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है, कौन सा समुदाय जो सर्वाधिक शिक्षित है, तो प्रधान जनजाति जो है वो सर्वाधिक शिक्षित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमको देखना पड़ेगा लिंगानुपात की स्थिति देखनी पड़ेगी कि प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति कैसी है जनजाति समुदाय में। तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति समुदाय है उनका जो लिंगानुपात कितना है, 943 है। देखिए जबकि सामान्य जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश कितना है, 941 है। और कितना ज्यादा है, 941 से कितना ज्यादा है, 984। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समूह का लिंगानुपात बहुत बेहतर है सामान्य समाज से। कितना है, 984, 984 है। समझ गए। अगर बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति, ये आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा और इंपॉर्टेंट है भी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, तो पहली है बेटा जी पाओ। एक पाओ जनजाति है। कौन सी जनजाति है बेटा जी, पाओ जनजाति है, जो सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाली क्या है,
जनजाति है और ये कहाँ निवास करती है, तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली जनजाति है पाओ, अगर आप इसका अंक नहीं याद कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको पाओ पता होना चाहिए। तो वो कहाँ पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आपकी जो दूसरी जनजाति है वो कौन सी है, बिंजवार है। कौन सी है बेटा जी, आपकी दूसरी जो जनजाति है वो कौन सी है, आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बिंजवार देखने के लिए मिल जाएगी। और ये कहाँ मिलती है आपको, ये बालाघाट और सिवनी में देखने के लिए मिलती है। बालाघाट और सिवनी, इन दो जिलों में आपको देखने के लिए मिल जाती है बिंजवार जनजाति देखने के लिए मिल जाती है। और जो तीसरी जो जनजाति है वो कौन सी है, हलवा जनजाति है। कौन सी जनजाति है, हलवा जनजाति है। और अगर हलवा जनजाति की बात करते हैं तो कहाँ मिलती है ये बालाघाट में मिलती है। और आपको याद होगा कुछ इसी तरह का प्रश्न जो था वो पिछली बार पीएससी में पूछा गया था कि भिम्मा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, भिम्मा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो हमें छोटी छोटी जनजातियों के निवास क्षेत्र के बारे में जानना होगा। हम याद करते रहेंगे। तो हमने क्या कहा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजातियां कौन सी हैं, पाओ है जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, बिंजवार जो है बालाघाट सिवनी में मिलती है, और जो हलवा है बेटा जी कहाँ मिलती है, बालाघाट में मिलती है। मतलब मध्य प्रदेश के लगभग लगभग ये जो तीनों जनजातियां हैं वो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। और कुल लिंगानुपात कितना है बेटा जी, तो 984 है, 984 है। और ये तीन जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं, पाओ, बिंजवार और हलवा। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो कौन सी है, सौता जनजाति है। कौन सी जनजाति है बेटा जी, तो जो सौता जनजाति है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाली क्या है, जनजाति मानी जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक, अब बात करते हैं सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात वाला जिला, तो बालाघाट है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात या बेहतर लिंगानुपात, सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला जो अनुसूचित जनजाति जिला है वो कौन सा है, आपका हो जाता है आपका बालाघाट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जनघनत्व, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जनघनत्व कितना है, तो कितना है, 50 है, 50 एसटी पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 50 एसटी समुदाय के लोग प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। ये क्या है, आपके मध्य प्रदेश में क्या है, जनघनत्व की बात कर रहा है, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब में। बताइए बेटा जी, अभी तक हमने जितने फैक्ट देखे हैं वो क्लियर हैं क्या, फटाफट बताएंगे। क्या हमने अभी तक जो देखा है, फैक्टर जो देखे हैं वो सारे क्लियर हैं क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी बताइए कि क्या हमने जो अभी तक समझा है लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता के बारे में, वो आपको समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आ गया क्या? सर लिंगानुपात क्या होता है, क्लियर है सर? चलिए, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बेटा लिंगानुपात जो होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या, किसी भी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर पुरुष कितने हैं, मैंने कहा किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष निवास कर रहे हैं, उनकी तुलना में उस क्षेत्र में महिलाएं कितनी हैं, ठीक है ना। तो अगर महिलाएं ज्यादा होंगी तो लिंगानुपात बेहतर होगा, महिलाएं कम होगी तो लिंगानुपात खराब होगा। तो लिंगानुपात की सामान्य जो परिभाषा कहलाती है वो क्या कहलाती है कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या या उनके अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है।
ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको ये टेबल दिख रही होगी बेटा जी, शायद आपको ये इतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगा वहां स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। यहां पर मैंने एक डॉक्यूमेंट उठाया है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार से, जिसमें क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश और भारत में जनजातीय जननांकी की तुलना करना है। मैं आपको बताता चलूंगा तो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आपको आसानी हो, और जो अच्छे फैक्टर हैं जो पेपर में आने के लायक हैं केवल हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो पहला दिया हुआ है कि प्रदेश में कितने जनसंख्या है, ये आपको याद नहीं करना है, ये फैक्टर आपके लिए किसी काम का नहीं है। जनजातीय जनसंख्या की बात करता है, ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा फैक्टर है, ये जो आपको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, जो रेड कलर से बना रहा हूं जो फैक्टर, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मध्य जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, तो अगर हम भारत में बात करते हैं तो कितना है, 8.36 है। मतलब मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा किसका है, जनजातीय समुदाय का है। किसका है, जनजातीय समुदाय का है। जबकि अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में कितना है, 21.1% आपको अनुसूचित जनजाति देखने के लिए मिलती है। तो आपके लिए ये दोनों फैक्टर क्या हो जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% हिस्सा जनजातीय समुदाय का है, जबकि भारत में 8.68% जो जनसंख्या का अनुपात है क्या है, अनुसूचित जनजाति का है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर मैं बात करता हूं, अब ये देखिए एक ये फैक्टर बहुत ही अच्छा फैक्टर लिखा हुआ है, इसको आप लोग तुरंत नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, तो 14.64%। 14 पॉइंट, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, और कलर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। मैं यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कितना है, 14, शायद कलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, रेड से ही लिखते हैं, 14.64%। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मैंने क्या कहा कि प्रदेश देश में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 14.64% जनसंख्या जनसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। ये दोनों फैक्टर अलग अलग है। ये मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का क्या है, 21.1% है। भारत की कुल पॉपुलेशन का एसटी पॉपुलेशन कितने परसेंट है, 8.63% है। लेकिन भारत की कुल एसटी पॉपुलेशन का 41.64% पॉपुलेशन कहां निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। फिर जो तीसरा फैक्टर जो दिया हुआ है ये भी आपको याद नहीं करना है। अगला फैक्टर, ये जो शहरी क्षेत्र में जनसंख्या दिया है ये भी आपको याद नहीं करना है। लेकिन जो आपको ये जो दिख रहा है, ये जो है, ये फैक्टर जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे कहते हैं दशकीय वृद्धि। जो एक डेकेड में जो ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वो कितनी है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सामान्य जनसंख्या पे कितनी हुई बेटा जी, 17.69% हुई है। मतलब कि 2001 से 2011 के मध्य भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी रही, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही, तो 17.69% रही। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं थोड़े से बड़े में ताकि आपको दिखे कितनी है, 17.69% है। जबकि अगर मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो कितनी है, 20.35% वृद्धि रही, 20.35% की वृद्धि। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है कि ट्राइब्स के पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में बात करते हैं तो कितनी हुई है, 23.66% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है ट्राइब्स के पॉपुलेशन में, एमपी में हुई है। देखिए बेटा जी जो फैक्टर्स लाया हूं मैं, जो फैक्ट लाया हूं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूं, और ये सरकारी आंकड़े हैं तो इसमें गलत होने की किसी भी प्रकार की गुंजाइश है भी नहीं। अगर गलत होता है तो आप सीधे मध्य प्रदेश सरकार से की वेबसाइट से निकालेंगे और तुरंत उनके सामने पेश कर देंगे, आयोग के सामने। इसीलिए अगर आपको कुछ फैक्ट जो नए लिख रहे हैं उनको आप लगातार लिखते चलेंगे। मैंने क्या कहा, जनजातियों की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी रही, भारत में कितनी रही,
23.66% रही, जबकि मध्य प्रदेश में कितनी रही? 25.20% रही। ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जाता है। तो मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 25.20% हुई है। अब यहां पे एक आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर अगर 10 की वृद्धि 25% के आसपास रही है तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस जिले में सर्वाधिक ग्रोथ हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बेटा जी? तो यहां अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक जो मैक्सिमम जो वृद्धि देखने के लिए मिली है, मैक्सिमम जो ग्रोथ देखने के लिए मिला है, वो कहां मिला है आपको? छतरपुर में मिला है। कहां मिला है? छतरपुर में देखने के लिए मिला है। कहां पे देखने के लिए मिला है बच्चों? छतरपुर में देखने के लिए मिला है। छतरपुर के बाद कहां देखने के लिए मिला है? तो शिवपुरी में देखने के लिए मिला है। कहां मिला है? शिवपुरी में देखने के लिए मिला है। मैं ये ट्राइब की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूं। कितने परसेंट ग्रोथ हुई है? 25% हुई है। तो सर सबसे ज्यादा कहां हुई? तो सर शिवपुर, छतरपुर में हुई है, शिवपुरी में हुई है, फिर बुरहानपुर में हुई है और अशोकनगर में हुई। कहां हुई है? बुरहानपुर, और फिर कहां हुई है? अशोकनगर में हुई है। बेटा मैंने आपसे कहा था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम बहुत सारे फैक्ट एक साथ देखेंगे, फैक्ट ही फैक्ट देखेंगे। क्योंकि ट्राइब में फैक्ट ज्यादा हैं इसलिए आपको ज्यादा लिखना है, लगातार लिखते चलेंगे। मैंने क्या कहा कि जो मध्य प्रदेश में जो 10 की वृद्धि हुई कितनी हुई है? 25.20% हुई है। सर ज्यादा कहां हुई है? छतरपुर में हुई है, शिवपुरी में हुई है, बुरहानपुर में हुई है और अशोकनगर में हुई है। अगर ज्यादा हुई है तो कम भी हुई होगी बेटा जी। तो कम कहां कहां हुई है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हम कम की बात कर रहे हैं बेटा जी तो मंदसौर, भिंड और उज्जैन। तो मिनिमम कहां हुआ है? मिनिमम कहां हुआ है? मंदसौर कहां हुआ है बेटा जी? मंदसौर में हुआ है, मंदसौर में हुआ है, फिर भिंड में हुआ है और उज्जैन में हुआ है। भिंड में हुआ है और उज्जैन में हुआ है। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में कहां हुई है? तो छतरपुर में हुई है। सबसे कम कहां हुई है? तो मंदसौर में हुई है। कहां हुई है? मंदसौर में हुई है, फिर भिंड में हुई है, फिर उज्जैन में हुई है। इसमें से एक फैक्टर और भी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, जो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में नकारात्मक वृद्धि हुई है, सॉरी मंदसौर में नकारात्मक वृद्धि हुई है। इस फैक्ट को आप क्या करेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं कि मंदसौर, मंदसौर नकारात्मक, नकारात्मक दशकीय जनजाति जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रहा। यह फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मंदसौर जिला है, जो मंदसौर जिला है आपका, वहां जो वृद्धि रही, दशकीय वृद्धि रही, वो कैसी रही? नकारात्मक में रही। मतलब कि अगर पहले वहां पे 100 लोग थे 2001 की जनगणना के दौरान, तो 2011 की जनगणना के दौरान वहां पे नकारात्मक, मतलब 100 से कम, मान लीजिए 99 हो सकते हैं, 98 हो सकते हैं, मतलब वहां पे नकारात्मक वृद्धि रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे लोगों की डेथ ज्यादा हुई है। कभी भी नकारात्मक वृद्धि का मतलब डेथ से नहीं होता है, मृत्यु से नहीं होता है। नकारात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है? हो सकता है वो क्या कर गए हों, वहां से प्रवास कर गए हों, मूव कर गए हों, मतलब उन्होंने अपना जो पैतृक मकान है, पैतृक निवास स्थल है, उसे छोड़ करके वो किसी और स्थान पर चले गए हों। ये समझ में आया बेटा जी? जो हमने पढ़ा है अभी तक, फटाफट बताइए समझ में आया है, ताकि हम आगे चल सकें, हम कुछ और फैक्ट देख सकें। जननांकी के फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम क्या करें, उस पर ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं। जल्दी बताएंगे बेटा जी। मैंने आपसे कहा था लगातार बताते रहेंगे ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। ये सारे फैक्टर आपको क्या करने हैं? याद करने हैं।
समझ में आया? 10 की वृद्धि समझ में आ गई आप लोगों को मध्य प्रदेश की? आपने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से जल्दी बताएं ताकि हम लोग आगे चल सकें। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं फटाफट बताएं, क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? हम लोग आगे चलें क्या? ताकि समझने में आसानी हो सके। चलिए, राजेंद्र ऐसा समझ में आ गया। अब देखिए, लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है, और आपको इसके बारे में पता है कि जो भारत में लिंगानुपात कितना है 943 है, और एमपी में कितना है 931 है। मतलब 943 जो है वो भारत में है और 931 मध्य प्रदेश में है। ये इसके बारे में आप जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़े में लिख दे रहा हूं ताकि आपको लिखने में आसानी है। लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश भारत का? 943, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा, भारत का कितना है 943 है, और मध्य प्रदेश का कितना है 931 है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो भारत में कितना है 990 है, और मध्य प्रदेश में कितना है 984 है, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। साक्षरता दर की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है 74.04% है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कितना है 69.32% है। ये आप लोगों को पता है, सामान्य सी जानकारी है। पुरुषों की साक्षरता के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ एसटी साक्षरता के बारे में भी हमने देख रखा है, हमने पीछे क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है ना। तो ये हमें आगे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो घनत्व कितना है, घनत्व की बात करते हैं तो कितना है, जो भारत का है वो कितना है, इंडिया कितना है 416 है। कितना है 416 है, अच्छा 416 है। और जो अगर एमपी की मैं बात कर रहा हूं, एमपी में जनघनत्व कितना है तो 236 है। कितना है 236 है। ये सामान्य सी जानकारी है। और ट्राइब्स के बारे में मैंने बात की थी, तो भारत में जो अनुसूचित जनजाति का जो जनघनत्व है कितना है 32 है। कितना है बेटा जी 32 है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो कितना मिल जाता है आपको 50 मिल जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम फैक्ट पढ़ेंगे, कोई भी फैक्ट पढ़ेंगे, उसको मैं किसी ना किसी से, या हमारी संस्थान जो है वहां की जो रिसर्च टीम है वो क्या करती है, कहां से लेके आती है, भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के वेबसाइट से लेके आती है, या उनके ही रिपोर्ट से लेके आती है। तो जो ये रिपोर्ट लाई गई है वो भी मध्य प्रदेश सरकार के 2023 की रिपोर्ट है। उसमें ये अंतर दिया गया था, वहां से लिया गया है। इसलिए इसके सही होने के चांसेस 100% हैं। अगर इसमें कुछ गलत भी होता है तो आप इस पर क्लेम कर सकते हो, सरकार के पास जा सकते हो, आयोग के पास जा सकते हो। हमने जितने भी फैक्टर्स देखे हैं वो बड़े आसान फैक्टर हैं, और ज्यादातर संभावना है कि इस पूरे स्लाइड से जो हमने अभी इस पेज पे पढ़ा है उससे 1 नंबर के प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा हर साल हर पेपर में एमपीपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाले हो रहे हों, उन सब में भी इससे हमें प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो बताएंगे, और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या देख लिया, तो आज हमने देखा कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति को कैसे अनुसूची में शामिल किया जाता है या फिर उनको हटाया जाता है। फिर हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जननांगिकी के विषय में देखा, सेंसस के विषय में देखा, और हमने एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया कि भारत की अनुसूचित जनजाति की जननांगी कैसी है, उसके पैरामीटर कैसे हैं, और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जननांगिकी या पैरामीटर कैसे हैं। अब आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ है, जो अगला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां। विमुक्त घुमंतु, घुमंतु को ही घुमक्कड़ कहते हैं, अर्ध घुमंतु को अर्ध घुमक्कड़ कहते हैं जनजातियां। डी नोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स,
जिसे कहते हैं डीएनटी। हम बार बार डीएनटी शब्द का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। हम आगे चल के जितनी भी बात करेंगे वो केवल डीएनटी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? डीएनटी का मतलब होता है डी नोटिफाइड, नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। ध्यान रखेंगे, घुमंतु को ही क्या कहते हैं हम लोग? घुमक्कड़ कहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर आपके पेपर में घुमक्कड़ लिख के आता है मतलब घुमंतु। अब हमें समझना होगा इन तीनों शब्दों का मतलब क्या क्या है। घुमंतु का क्या मतलब है, विमुक्त का मतलब क्या है और अर्ध घुमक्कड़ का मतलब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विमुक्त जनजातियां किसे कहते हैं। विमुक्त जनजातियां किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने क्या किया, वर्ष 1871 में एक अधिनियम लेके आए, एक एक्ट लेके आए और उन्होंने कुछ जनजातीय समूह को आपराधिक प्रवृत्ति की जनजातियां घोषित कर दी। मतलब अगर उस जनजाति में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो स्वतः ही आपराधिक प्रवृत्ति का मान लिया जाएगा। अब एक समस्या थी, 1971 में उन्होंने क्या कर दिया, कुछ ऐसी जनजातियों को चिन्हित कर दिया जो कैसे हो गए, आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? जो भी जनजातीय समूह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे या जब अंग्रेज उनके क्षेत्र में जा रहे थे तो उनके प्रतिरोध में खड़े हो रहे थे या जिनसे सरकार को हानि हो रही थी, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया, आपराधिक घोषित कर दिया। तो मैंने क्या कहा, एक सूची बना दी। आप समझ सकते हैं मैंने क्या कहा, अंग्रेजों ने क्या की, एक सूची बना दी। क्या बना दी? सूची बना दी। और उस सूची में क्या किया, बहुत सारी जनजातियों को चिन्हित कर दिया कि ये जो जनजातियां होती हैं, एक ए जनजाति हो गई, एक बी जनजाति हो गई, एक सी जनजाति हो गई, डी जनजाति, ऐसे बहुत सारी जनजातियां हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति की हैं। और इनके यहां जो बच्चा जन्मेगा वो भी कैसा होगा, आपराधिक होगा। अब आपको पता है 1947 में हमें आजादी मिल गई। 1947 में हमें आजादी मिल गई। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 1952 में कहा कि ये जो जन्म से ही किसी को आपराधिक घोषित करने की जो प्रक्रिया है, या किसी को जाति के आधार पर या किसी को समुदाय के आधार पर आप आपराधिक घोषित करने की जो अंग्रेजों की प्रक्रिया थी, जो नीति थी, जो कानून था, हम उसे क्या करते हैं, उसे हटाते हैं। मतलब कि इस सूची को हम क्या करते हैं, हटा देंगे। तो हमने कहा कि अंग्रेजों ने क्या किया था, नोटिफाइड किया था, चिन्हित किया था। और भारत सरकार ने क्या किया, 1952 में इन्हें क्या कर दिया, उस सूची से बाहर कर दिया, मतलब डी नोटिफाई कर दिया। इसीलिए क्या कहते हैं, इनको विमुक्त कहते हैं। एक सूची से विमुक्त करना कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि 1871 में अंग्रेज सरकार द्वारा जो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 लाया गया था, उस अधिनियम से जिन जनजातियों को विमुक्त किया गया, बाहर किया गया, वो जनजातियां क्या कहलाई, विमुक्त जनजातियां कहलाई, डी नोटिफाइड जनजातियां कहलाई। समझ में आ गया? तो हमें यहां पे दो डेट हमको देखने के लिए मिल जाती है। कौन कौन सी देखने के लिए मिल जाती है, कौन कौन सी जनजातियां देखने के लिए मिल जाती हैं? तो हमें पहले मिलती है 1871, ये आपको याद होना चाहिए कब ये अधिनियम आया था, हमें ये देखने के लिए मिल जाना चाहिए। और दूसरा हमें देखने के लिए क्या मिलना चाहिए, दूसरा मिलता है 1952, जब इन अनुसूचित जनजातियों को बाहर किया गया, सूची से बाहर किया गया। ये दो हमें डेट देखने के लिए मिल जाती है। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ क्या होते हैं। तो ऐसी जनजातियां जो लगातार अपने स्थान, निवास स्थान में परिवर्तन करती रहती हैं, जिसे जो कैसे जीवन जीती हैं, खाना बदोश जीवन जीती हैं। कैसे जीती हैं, खाना बदोश। जो खाना बदोश जीवन जिएंगे, जो लगातार चलायमान होंगे, वो कभी भी एक स्थान पर रुकते नहीं हैं। एक महीना कहीं और रुके, फिर दूसरे महीने कहीं और चले गए, फिर तीसरे महीने कहीं और चले गए। लगातार अगर अपने निवास स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, घुमंतु कहेंगे, घुमक्कड़ कहेंगे। जैसे आप लोग कहते हो ना अपने दोस्त में, यार ये बड़ा घुमक्कड़ इंसान है, जो लगातार घूमता रहता है, हर समय घूमता रहता है। ऐसे ही जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जाता है ये घुमक्कड़ जनजातियां लगातार अपने स्थान में क्या कर रही हैं, परिवर्तन कर रही हैं। अर्ध घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है कि जो घुमक्कड़ों के बनिस्बत कम अपने स्थान में परिवर्तन कर रही हैं, लेकिन सामान्य जनजाति के परिप्रेक्ष्य में भी वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं।
ठीक ना, वो लगातार अपने स्थान परिवर्तन कर रही हैं, लेकिन उतना नहीं कर रही जितना घुमक्कड़ जनजाति कर रही है, उसे कहते हैं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कहते हैं। और इन दोनों की सूची एक साथ बनकर तैयार होती है। घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की जो सूची बनती है वो एक साथ बनके तैयार होती है। अब आजादी के पश्चात क्या हुआ कि भारत सरकार ने बहुत सारी समितियों के द्वारा जनजातियों के उत्थान का कार्य किया, और कुछ जनजातियों को क्या कर लिया, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया, कुछ को क्या कर दिया, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया गया, और कुछ जनजातियां, कुछ ऐसे समुदाय रहे जिन्हें चिन्हित ही नहीं कर पाई सरकार, और सरकार लगातार उनके लिए समितियां बनाती रही। अब इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ समितियों के नाम देखते हैं जो एक बनी थी, आपराधिक जनजाति जांच समिति संयुक्त प्रांत। यहां पे गलत दिखा है, यह है आपका प्रांत है। मैंने आपसे कहा था कि 1871 में क्या हुआ था, 1871 में अंग्रेजों ने आपराधिक प्रवृत्ति अधिनियम लेकर के आई थी, और उसकी जांच के लिए सबसे पहले संयुक्त प्रांत ने 1947 में, कब, 1947 में ही क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का उद्देश्य था ये जांच करना कि क्या वाकई में जनजातियों को चिन्हित किया गया है वो आपराधिक प्रवृत्ति की है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, तो जो दूसरी कमेटी आती है अनंत शयनम आयंगर कमेटी। यह भारत सरकार द्वारा कब घोषित की गई, 1949 में घोषित की गई, और इस समिति की सिफारिश पर ही क्या किया गया था, आपराधिक जनजातियों को नोटिफाई किया गया था। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि 1871 में 1871 में क्या हुआ, आपराधिक प्रवृत्ति अधिनियम लाया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है ना। आजादी के बाद संयुक्त प्रांत ने कमेटी बनाई जांच करने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, 1949 में क्या बनाई, अनंत शयनम आयंगर कमेटी बनाई, और इस कमेटी की डिमांड पर ही या सिफारिश पर ही, ठीक है, रिकमेंडेशन पे ही क्या किया गया था, इन्हें डी नोटिफाई किया गया था। और कब किया गया था ये, तो 1952 में किया गया है, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, 1952 में किया गया है। और बाद में जो काका कालेलकर जो ओबीसी कमेटी बनी थी, रिकमेंडेशन आपको पता है, लोकल कमेटी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं जनजातियों के लिए, और बीपी मंडल कमेटी बनी, उन सब ने भी इन जनजातियों के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा की है। लेकिन आपके लिए जो ये अनंत शयनम आयंगर कमेटी है, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण जाती है। और ये कब बनी थी, तो 1949 बनी थी। तो आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है कि अनंत शयनम आयंगर कमेटी किससे रिलेटेड है, या फिर कब बनाई गई थी, और इसके रिकमेंडेशन पर आपराधिक जनजातियों को कब बाहर किया गया था, तो 1952 में बाहर किया गया था। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में अगर आ गया हो तो आप बताइए, फटाफट बताएं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बताएं, ताकि हम लोग आगे चल सकें। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बताएं, ताकि हम लोग आगे चल सकें। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या देखना है कि लगातार इनको हमने एक सूची में तो रखने का प्रयास किया, इनको हमने डी नोटिफाई कर दिया, लेकिन इनको कुछ अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। तो भारत सरकार ने 2006 में क्या किया, डीएनटीज के लिए, मैंने आपसे कहा था कि बार बार हम का पूरा नाम उपयोग नहीं करेंगे, डीएनटी ही पढ़ेंगे। तो इन डीएनटी समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया, राष्ट्रीय आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बालकृष्ण सिद्धराम रेनके ने की थी। ये आपके लिए हो जाएगा कि डीएनटीज के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था, तो 2006 में बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता बालकृष्ण सिद्धराम रेनके ने की थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, जून 2008 में। तो मैंने कहा बनाई कब गई थी, 2006 में बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रेनके साहब थे, ठीक है ना, रेनके साहब थे। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 2008 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक। और इस समिति ने एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की नजर से एसटी और एससी समुदाय के अलावा कुछ ऐसे भी समुदाय छूट गए हैं जो विकास की यात्रा में अभी भी पिछड़े हुए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, कुछ जनजातीय समाज निर्माताओं, यहां संविधान हो जाएगा कि जनजातीय समाज निर्माताओं के ध्यान से बच गई हैं, जिन्हें एससी या एसटी की तरह संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब वो आज भी जो हैं
उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो एससी समुदाय को प्राप्त हैं, जो एसटी समुदाय को प्राप्त हैं, लेकिन ये उन्हीं की तरह क्या कर रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। इस आयोग ने कहा, आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर, चूंकि उस समय पर 2001 की जनगणना की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी थी, तो उस जनगणना के आधार पर उन्होंने बताया कि पूरे देश में लगभग 1400 ऐसे समुदाय हैं, 1400 ऐसे समुदाय हैं जो कैसे हैं, या तो विमुक्त हैं, घुमक्कड़ हैं या अर्धघुमक्कड़ हैं, जिन्हें ना तो अनुसूचित जनजाति में हिस्सा दिया गया है, ना अनुसूचित जनजाति में हिस्सा दिया गया है, ना ही उन्हें ओबीसी में दर्जा दिया गया है। और क्या है, उनकी संख्या कैसी होगी, 10 करोड़ से अधिक होगी। जब भारत सरकार के पास यह रिपोर्ट पहुंची तो एक समस्या का विषय बन गई कि भाई साहब, हमारे देश में अभी भी 10 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी भी तरह के अधिकार से वंचित है और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें कोई भी लक्षित ढंग से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो इस रेंके साहब की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने फरवरी 2014 में एक आयोग का गठन किया और कहा कि आप राज्यवार सूची तय कीजिए कि प्रत्येक राज्यों में ऐसे कितने समुदाय हैं जो या तो विमुक्त किए गए थे 1952 में, या घुमंतु हैं, अर्धघुमंतु हैं। ये चिन्हित करने का प्रयास किया गया था। और यहां पे आगे हम चल के एक और बात देखेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन एसटी समूह में शामिल है, कौन एससी समूह में शामिल है। उस सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा। जो फरवरी 2014 में जो आयोग बना था, उसके लिए सिर्फ एक बात कही गई थी कि आप हर राज्य में जाकर के ये तय करेंगे कि कौन सी जनजाति पहले आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल थी, उन्हें बाहर कर दिया गया है, और कौन सी जनजाति घुमंतु है और अर्धघुमंतु है। और 2018 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने क्या किया, देश भर में 1262 समुदाय को क्या किया, डीएनटी की सूची में शामिल किया गया। और एक और बात हम देखेंगे, इन 1262 समुदायों में से 269 समुदाय ऐसे थे जो किसी भी सूची में शामिल नहीं थे। अब यहां पे बड़े ध्यान से आप एक बात सुनेंगे कि हो सकता है कि डीएनटीज एक एक्स व्यक्ति है, जो एक समुदाय है जो डीएनटी श्रेणी में शामिल है, और वही आपको एससी श्रेणी में मिल जाए, या फिर एसटी श्रेणी में मिल जाए, या फिर ओबीसी श्रेणी में मिल जाए। 2014 में जो समिति गठित की गई थी, उस समिति ने क्या किया, पूरे भारत से केवल उन समुदायों को चिन्हित किया जो घुमंतु जीवन जी रहे हैं, जो अर्धघुमंतु जीवन जी रहे हैं, या जिन्हें आपराधिक सूची से बाहर किया गया है, उन्हें चिन्हित किया है। अब वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी सूची में शामिल नहीं है, वो ऐसे समुदाय भी हो सकते हैं जो एसटी सूची में शामिल हैं, वो ऐसे समुदाय भी हो सकते हैं जो एससी सूची में शामिल हैं, वो ऐसे समुदाय भी हो सकते हैं जो ओबीसी सूची में शामिल हैं। ये समझ में आ गया? इसलिए कंफ्यूज कभी मत होइएगा। अगर किसी डीएनटी को, विमुक्त जनजाति को अगर आप एसटी सूची में देख लें तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही समुदाय विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ सूची में भी शामिल है और वही समुदाय एसटी सूची में भी शामिल है। क्योंकि फरवरी 2014 में जो आयोग बना था, जिसने रिपोर्ट अपनी 2018 में प्रस्तुत की थी, उसने साफ साफ कह दिया था, हमें इससे मतलब नहीं कौन किस सूची में शामिल है या नहीं है, हमें केवल इसका चिन्हांकन करना है, क्या यह आपराधिक जनजाति थी या नहीं थी, क्या ये घुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, क्या ये अर्धघुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, केवल इस बात का चिन्हांकन करना था। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि इनके लिए सरकार ने चिन्हांकन किया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 51 ऐसे समुदायों को चिन्हित किया गया, जिसमें से जो 21 थी वो कैसी थी, विमुक्त जनजातियां थी, आपराधिक जनजातियां थी। कैसी थी? आपराधिक जनजातियां थी। और ये आपराधिक कैसी हैं? ये प्रवृत्ति से नहीं है, ये अंग्रेजों की जो 1871 में जो एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत ये आपराधिक थी। ठीक है ना? और ऐसी 21 जनजातियों को क्या किया था, उस आपराधिक सूची से बाहर किया गया था। जबकि घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ कितने हो गई? 30 हो गई। देखिए मैंने आपको लिए यहां पे लगा दिया है, 1963 भोपाल आदिम जाति कल्याण विभाग का की रिपोर्ट है, जो ये बता रही है कि क्या है, अलग अलग समय पे क्या होंगे, अलग अलग आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, इसमें जो नॉमिडिक हैं, सेमी नॉमिडिक हैं, उन सब उनकी बात कही गई है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन से नॉमिडिक हैं, कौन कौन से सेमी नॉमिडिक हैं, इनकी लिस्ट दी गई है।
हालांकि इनमें से कोई भी जनजाति आने की संभावना नहीं है। जो इनमें से लगेगी, कौन सी जनजाति इंपॉर्टेंट है, उनके विषय में हमें पढ़ना है। तो जब हम जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में विशेष क्लास में पढ़ रहे होंगे, भील, गोंड, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे, वहीं पर मैं आपको अलग से इन जनजातियों के विषय में बताऊंगा। यहां आपको केवल इतना याद रखना है, 21 कैसी हैं, आपराधिक हैं, और 30 कैसी हैं, घुमंतु और अर्ध घुमंतु हैं। दोनों मिला के जाती हैं 51 समुदाय हो जाते हैं। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट दी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने क्या कहा। अब इन्हीं के बारे में एक आयोग ने सिफारिश भी की। जो 2014 में जो आयोग बना था, उस आयोग ने एक सिफारिश भी की। सिफारिश क्या की? सिफारिश क्या की उन्होंने? सिफारिश की कि जैसे हमने एसटी के लिए एक आयोग बना रखा है, जैसे हमने एससी समुदाय के लिए एक आयोग बना रखा है, जैसे हमने ओबीसी के लिए एक आयोग बना रखा है, वैसे भी अब समय आ गया है कि इन डीएनटीज के लिए भी, इन समुदायों के लिए भी क्या किया जाए, एक आयोग बना जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि इसमें एक दिक्कत आ रही है। हमने ये देखा कि इनमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ समुदाय जो हैं, एसटी की सूची में भी शामिल हैं, कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो एससी की सूची में शामिल हैं, कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो ओबीसी की सूची में शामिल हैं। अगर इन सब के ऊपर हमने एक और आयोग बना दिया तो इनमें क्या होगा, आपस में विवाद की स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आयोग बनाने से क्या होगा, विवाद होगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग से एक विकास बोर्ड बना दिया। तो ध्यान रखेंगे, जब सरकार से इस आयोग ने सिफारिश की थी कि एक अलग से आयोग बना जाए, सरकार ने कहा आयोग बनाने से क्या होगा, नए संस्थान बनाने से क्या होंगे, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। उससे बचने से बेहतर है हम उनके विकास को लक्षित करें, कैसे उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। और उसके लिए क्या किया गया, एक बोर्ड बनाया गया जिसे कहते हैं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डिनोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक कम्युनिटीज। ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DWBDNC। ठीक, तो आपका इस नाम से आएगा। ये कब बना था, तो ये 21 फरवरी 2019 को बनकर के तैयार हुआ था। और ये जो कल्याण बोर्ड है, किस मंत्रालय के आधार पर, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो भीखू रामजी इदते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस बोर्ड के कौन है, तो भीखू रामजी इदते साहब इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कार्य क्या है, डीएनटी समुदाय हेतु कल्याणकारी कार्यों को लागू कराना। जो भी कल्याणकारी कार्य, सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, वो इस लक्षित समुदाय तक पहुंच रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही हैं, इसके चिन्हांकन का कार्य कौन करता है, तो ये DWBDNC बोर्ड करता है। ठीक है ना, और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो सामाजिक न्याय और आपराधिक मंत्रालय के अंतर्गत ये समुदाय क्या करता है, ये बोर्ड क्या करता है, कार्य करता है। आगे चलते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। देखिए मैंने आपको फिर यहां पे बता दिया संरचना कैसी होगी, कैसा विभाग काम करेगा। तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बनाया है, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर रखा है, एक अलग से विभाग बना रखा है। और ये विभाग कब बना था, तो 22 जून 2011 को ये विभाग बनकर के तैयार हुआ था। और ये किससे अलग हुआ था, आदिम जाति कल्याण विभाग से पृथक करके बनाया गया था। तो आपके पेपर में आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति जो आपका विभाग है वो कब बनाया गया था, तो आपको इसको डेट सहित याद करना है। डेट सहित याद करना है, 22 जून 2011। आपको इसमें डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किससे पृथक करके बनाया गया था, तो आदिम जाति कल्याण विभाग से अलग करके बनाया गया था। देखिए यहां पे भी लिखा है, प्रदेश में 51 कैसी हैं, जनजातियां हैं टोटल, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़, जिसमें से 21 कैसी हैं, विमुक्त हैं, और 30 कैसी हैं, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ है। ये मैंने आपको इसीलिए दे दिया है ताकि आपको कभी भी डाउट हो तो यहाँ पे सारी डेट सरकार की वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सरकार ने क्या किया है, एक अभिकरण भी बनाया है। ठीक है ना, क्या बनाया है, अभिकरण भी बनाया है। राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ अभिकरण भी बनाया है। ठीक है ना, अभिकरण, इसमें जो डेट लिखी हुई है, हाँ देखिए 22 जून 2011 को आदिम जाति कल्याण विभाग से पृथक करके बनाया गया, नए विभाग का गठन किया गया। ये पुरानी वाली डेट आ गई है, ये जो है ये पुराने स्लाइड का है, इसको आप कट कर देंगे, ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो पिछले स्लाइड का है। जो मैं कह रहा हूं, राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण, वो कब बनाया गया है, 1996 बनाया गया है, 1996
6 में बनाया गया है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसका संगठन कैसा है, कैसा है संगठन, कैसा है संगठन, कैसा है। इसमें क्या होगा, एक संचालक महोदय होंगे, कौन होंगे, एक संचालक महोदय होंगे, 6 शासकीय और 5 गैर शासकीय सदस्य होंगे। तो मैं बात करूं अगर आपका कि राज्य में मुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ अभिकरण कब बनाया गया था, तो 2000 सॉरी कब बनाया गया था, तो 1996 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1996 में बनाया गया था। इसका संगठन कैसा होता है, तो एक संचालक होंगे, 6 शासकीय सदस्य होंगे और 5 गैर शासकीय सदस्य होंगे। इनका कार्य क्या होगा, अभिकरण के कार्य यहां लिखे हुए हैं और केवल 3 कार्यों का ही वर्णन सरकार करती है। पहला क्या कहती है, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के विकास और उनकी समस्याओं को क्या करना है, पता लगाना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन तथा उत्पादन के लिए जनजातियों के परामर्श से योजनाएं तैयार करना, मतलब उन्हीं के परामर्श से क्या करना है, एक योजना तैयार करना है ताकि उनके विकास को सुनिश्चित किया जा सके और इन योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करना है, निष्पादित करना है कि भाई जो योजनाएं बनी हैं उन्हें लागू भी किया जा सके। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार क्या करती है। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कुछ योजनाएं भी चलाती है, डीएनटी समुदाय के लिए कुछ योजनाएं भी चलाती है। जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो 10वीं पास करने वाली छात्र छात्राएं हैं उन्हें 11वीं से लेकर के महाविद्यालय तक पढ़ाई के लिए सरकार क्या करती है, कुछ छात्रवृत्ति देती है। ठीक है, लगभग लगभग 2.5 लाख से कम जिनके परिवार की कमाई होती है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना होती है, इसमें उनको 3,000 रुपए देता है। हालांकि इस तरह की योजनाएं आई नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए लिख दी हैं या बता रहा हूं ताकि अगर कभी इस तरह की योजनाएं आती हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है, जो जो बच्चे 11वीं में जाते हैं उन्हें क्या होता है, 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। आगे जाओगे तो आपको ये जनजातीय समूह में भी मिलता है। तो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए, यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए भी सरकार क्या करती है, आपको सहायता प्रदान करती है। और सरकार क्या करती है, इसके लिए एक विभाग चलाती, विभाग के द्वारा क्या करवाती है, फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराती है। इसके लिए इस समुदाय के बच्चों को, डीएनटी समुदाय के बच्चों को या एसटी/एससी समुदाय के बच्चों को क्या करना पड़ता है, एक एग्जाम देना पड़ता है। और जो लोग उस एग्जाम में आगे होते हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है, साथ में उन्हें फ्री कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। फिर आता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये डीएनटी समुदाय के लिए होता है। अगर कोई इनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना है तो 30% अधिकतम 3 लाख रुपए 7 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने क्या देखा, डीएनटी देखा। और डीएनटी में जो आपके लिए वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, तो उन्हें किस अधिनियम के तहत अलग किया, बनाया गया था, घोषित किया गया था, उन्हें किस समिति के रिकमेंडेशन पे बाहर किया गया था, सरकार के लिए सरकार ने आयोग कब बनाया, कितने अनुसूचित जनजातियां हैं या फिर कितने डीएनटीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उनके लिए विभाग कब बनाए गए हैं, उनके लिए कल्याण बोर्ड कब बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश द्वारा उनके लिए अभिकरण क्या कब बनाया गया है, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत हैं, ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। तो लगभग लगभग आज की क्लास खत्म हो चुकी है। अब आप बताइए कि क्या आपको समझ में आया। हाँ, अजय पूछ रहे हैं कि सर अभिकरण क्या होता है। बेटा, अभिकरण का मतलब होता है एक कल्याण बोर्ड। आप सीधा सा मतलब समझें, कल्याण बोर्ड। क्या, जैसे हमने वहां राष्ट्रीय स्तर पर कल्याण बोर्ड पढ़ा था ना, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी कल्याण बोर्ड बनाती है, जो उसी समुदाय के लोगों और अन्य विशेषीकृत लोगों के साथ मिलकर के बनाया जाता है, जो एक लक्षित वर्ग के लिए क्या कर सके, उनके विकास के लिए कार्य कर सके। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, डीएनटी कल्याण बोर्ड पढ़ा या डीएनटी हमने अभिकरण पढ़ा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में पीवीटीजी अभिकरण भी है। जैसे बैगा अभिकरण हो गया, सहरिया अभिकरण हो गया, भारिया अभिकरण हो गया। तो ये क्या करते हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक, समझ में आया। बताइए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है क्या आपको वो समझ में आ गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए। बताइए, हमने जो कुछ भी पढ़ा है क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को अभी तक। अगर समझ में आ गया हो तो आज की क्लास हम लोग फिनिश करें। फटाफट आप लोग
बताइए, आज की क्लास में आप लोगों को सब कुछ क्लियर है क्या? चलिए, तो मैंने आपको बताया है कि जिस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी, डेमो क्लास जो हमारी आखिरी होगी, तो हमने जो जो पढ़ा होगा उस समय पर, जितने भी टॉपिक को हमने कवर किया होगा, उनमें से हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वो 7वें दिन होंगे, आखिरी दिन होंगे, डेमो की जब आखिरी क्लास होगी, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है ना? तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए, और साथ में शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? और पूरी क्लास लीजिए और क्लास में लगातार अपनी नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको समझ में आए कि अन्य संस्थानों से प्रयास केएसजी का जो ये कोर्स है 80 दिन में 80 पार, वो कैसा अलग है, किस तरह से अलग है, और आपको कितने अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। और साथ में क्या हो रहा हुआ कर रहे हैं हम लोग, हम आपको आपको वो जानकारियां प्रदान कर रहे हैं जो आपकी तथ्यों की सत्यता को भी स्थापित करता है। ठीक है ना? तो ये जरूरी है कि आप बताएं कि जो और लोग भी, क्योंकि कोचिंग हर जगह चल रही है, तो उनसे हम कैसे अलग हैं। ठीक है ना? और कैसे हम आपको बेहतर एक एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। और सिर्फ ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, सिर्फ आपको आपकी मेंटोरिंग भी की जा रही है, ताकि जब भी आप पढ़े तो आप सही तथ्यों का अध्ययन करें।